मेरा नाम मुस्कान है। अपने माता पिता की मौत के बाद मैं पूरी तरह से खामोश हो गई थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। उनकी लाश मेरी आंखों के सामने रखी हुई थी। वो दोनों जिसमें बैठकर गए थे, वो गाड़ी कुचली हुई थी। ये याद मेरे बचपन की आखिरी याद बन गई थी। मैं खामोश हो गई। लोगों को लगा कि सदमा है, वक्त गुजरेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मुस्कान तो अपने माता पिता के साथ बचपन में ही मर गई। मेरे ताऊजी मुझे अपने साथ ले गए। वहीं जिनकी आंखों में हमदर्दी कम और मजबूरी ज़्यादा थी, उनके शब्दों में वो गर्मी कभी नहीं आई जो पिता की याद दिलाती है। और मेरी ताई जी, उन्होंने मेरी माँ बनने का खूब नाटक किया। प्यार से मेरा सर सहलाया, दूध के साथ मुझे नींद की दवाई देना। सब कुछ ऐसा लगता था जैसे वो मुझे एक्सेप्ट कर चुकी हैं। लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। ज़रूर कुछ छुपा हुआ था, कुछ बेचैनी, जैसे मैं उनके लिए कोई बोझ थी या फिर कोई मोहरा। इस घर का माहौल बड़ा ही अजीब था। कमरे के हर दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता था। हर बात पर मुझे खामोश करवाया जाता था। और एक कमरा ऐसा था जिसे सबसे ऊपर वाले कमरे के नाम से पुकारा जाता था। वो था अमन का कमरा। उसका नाम ही काफ़ी था। डर के लिए कभी कभी ऊपर से उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी तो नौकर भी डर जाते थे, खामोश हो जाते थे और ताई जी खामोशी से उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती। अगर उनसे कोई सवाल करता तो कहती थी कि तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि ऊपर कौन है, वो सिर्फ एक पागल है, बस इतना काफ़ी था। मुझे डरा देने के लिए वक्त गुजरता गया। मैं उस घर में रहती रही लेकिन कभी अपनापन महसूस न कर सकी। स्कूल जाती तो ड्राइवर भी अनजान बन जाता था। मुझे किसी से बात करने की और दोस्त बनाने की परमिशन नहीं थी। मुझे सिर्फ इस गलतफहमी में रखा गया कि मैं उन लोगों के लिए ख़ास हूँ, जबकि सच्चाई ये थी कि मुझे बहकाया जा रहा था। मुझे इन लोगों ने अपने कैद में रखा था, ये खामोश और सुनहरा पिंजरा जिसकी चमक देखकर शायद मैं कभी ये समझ ही नहीं पाई कि ये चमकती हुई चीज़ कैद है। मैं बड़ी हुई तो इन लोगों ने मेरे नसीब का फैसला भी कर दिया। बाद दिन ताई जी ने कहा कि तुम्हारा रिश्ता हमने बचपन में ही तय कर दिया था। अब समय है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए और तुम्हें तुम्हारे पति के घर भेज दिया जाए। उनकी बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ और सुना है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, मेरी शादी किससे? उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी अमन से है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि आपने मेरा रिश्ता एक ऐसे इंसान के साथ तय कर दिया जिसे कभी मैंने देखा भी नहीं। सिर्फ सुना है कि वो बहुत ही खतरनाक है और पागल है। मेरा तो शरीर ही कांपने लगा था, मगर वो इस घर की बड़ी थी और उनके फैसले के आगे किसी की नहीं चलती थी। मैं उनके आगे रिक्वेस्ट करने लगी, रोने लगी, लेकिन सबके चेहरे पर एक ठंडा सा सुकून था, जैसे इन लोगों ने ये फैसला पहले ही कर लिया हो। ताऊजी ने नज़र चुरा ली। वो सब जानते थे लेकिन खामोश रहे। उनकी खामोशी सबसे ज्यादा आवाज कर रही थी। ताई जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि यही तुम्हारे माता पिता की मर्जी थी। मैं जानती थी कि वो झूठ कह रही थी, लेकिन मेरे पास उनका झूठ साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं अपने कमरे में बंधी और आसमान से खिड़की को देखती रही और सोचती रही कि क्या सच में मेरी जिंदगी का फैसला हो चुका है और मुझे उस पागल इंसान के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। मैंने उसी रात सपने में अपनी माँ को देखा। वो मुझे अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी और कह रही थी कि मुस्कान, खुद को मत हारने देना। सुबह होने से पहले मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, इसलिए मैंने एक बैग में अपना सामान पैक किया। आंधी रात का समय था। घर के सब लोग सो रहे थे। इस बात का यकीन था कि मैं कभी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन मैं वो मुस्कान नहीं थी जिसको ये लोग बचपन में अपने घर लेकर आए थे। अब मैं चलने लगी थी, भागने लगी थी, बल्कि बहुत समझदार हो गई थी। दरवाजे की चाबी मुझे कब मिली याद नहीं, शायद ऊपर वाले ने खुद मुझे रास्ता दिखा दिया था। मैंने धीरे से बाहर का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला फैसला था जो मैंने खुद किया था। रात का समय था, सड़क सुनसान थी। मैं भागती रही। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस इतना जानती थी कि मुझे पीछे नहीं जाना। गाड़ियाँ गुजरती रहीं। कुछ ने मेरी तरफ देखा तो कुछ ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि दुनिया को मेरी फिक्र नहीं। मैं जानती थी कि मेरा कोई नहीं है। मुझे अब अपने लिए जीना था,
मुझे अपनी खुद फिक्र करनी थी। चलते चलते मेरे पैर तकलीफ करने लग गए थे। 2-3 घंटे गुजर गए, तभी मुझे एक बेंच दिखाई दी। मैं उस पर बैठ गई। थकान से शरीर चूर हो रहा था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। तभी मुझे एक छोटा सा होटल दिखाई दिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। हर तरफ के दरवाजे बंद थे, रोशनी धीमी थी और मैं बेसहारा। तभी मुझे एक औरत मिली। उसकी उम्र लगभग 35 साल होगी। मेरी आंखों में सख्ती दिखाई दे रही थी, लेकिन दिल में शायद नरमी बची हुई थी। मैं शायद उसे किसी गली के कोने पर बेचैन खड़ी दिखाई दी। शायद वो भी किसी वक्त अपने आप से भागी थी, तभी तो मुझे पहचान गई। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस कहा कि मेरे साथ चलो। मैं उससे कुछ ना कह सकी, बस उसके साथ साथ चल दी। वो मुझे एक छोटे से घर में लेकर आ गई। ये घर भले ही छोटा था, लेकिन साफ था। दीवारों पर खामोशी कई सालों से बसी हुई थी और किचन से दूध की महक आ रही थी। उसने मुझे कपड़े दिए और कहा कि जाकर नहा लो। मैं बाथरूम में नहाने गई तो पानी जैसे मेरे शरीर से नहीं, बल्कि मेरे डर से भी बह रहा था। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं इंसान हूँ। उस रात मैं बिस्तर पर सोती रही। मुझे यहाँ एक सुकून सा लग रहा था, वो सुकून जो कई सालों से गायब था। आंखें बंद की तो माँ की याद आने लगी, वो सारी बातें जो कभी कहानी थीं और वो सब सपने जो देखने की मोहलत ही नहीं मिली। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो बिस्तर पर कोई था। अचानक मेरी चेख निकली। अगले लम्हे वो बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अमन था। मेरे हलक से आवाज़ निकलना जैसे बंद हो गई थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ अंदर दबकर रह गई। उसने तभी मुझे पकड़ लिया अपनी मजबूती से कि मैं उससे खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, लेकिन दर्दनाक नहीं, जैसे वो मुझ पर काबू लाना चाहता हो, तोड़ना नहीं। उसने कहा कि अब तुम्हारा खेल तुम्हारा नहीं रहा। उसके शब्दों में जैसे एक सुकून था, एक अजीब सा यकीन और भरपूर भरोसा। मैं शॉक्ड रह गई। मेरे अंदर जैसे कुछ गायब होने लगा। वही अमन जिसे मैंने कभी देखा नहीं था, सिर्फ उसके बारे में सुना था, आज वो मेरे सामने बैठा हुआ था और वो वैसा नहीं था जैसा मैंने उसके बारे में सुना था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये इंसान पागल है। वो बिल्कुल भी पागल नहीं लग रहा था। न उसकी आंखों में वो वहशत थी जो वहाँ के लोगों को डरा दिया करती थी, न चेहरे पर वो बिखरापन था जिसकी निशानियां मुझे बरसों से सुनाई दे रही थीं। उसकी आंखों में गहराई थी, एक अजीब सा सच था, एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो सबसे अलग था। मैं डर जरूर रही थी, मगर ज्यादातर मुझे हैरानी हो रही थी, क्योंकि वह इंसान जो मेरे लिए एक डर बन चुका था, अब मेरे सामने बड़े सुकून और एक अच्छे इंसान की हालत में खड़ा हुआ था। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी छुअन ने मेरे दिल की धड़कन को रोक लिया था। वो मेरे बिल्कुल करीब था, इतना कि मैं उसकी सांसों की आहट आराम से अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। मैं हिचकिचाकर पीछे हटी, लेकिन उसकी मजबूती ने मुझे रोक लिया। नहीं, वो जालिम नहीं था, लेकिन वो मुझे जाने भी नहीं देना चाहता था। उसने कहा कि तुमने समझा कि तुम भाग सकती हो उस घर से, मुझसे वो धीरे से कहने लगा। उसके शब्दों में ना तो गुस्सा था और ना ही घमंड, बस एक अजीब सी खामोशी और एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे उसने कई सालों से इंतजार किया हो। सिर्फ इस लम्हे को देखने के लिए उसने कहा कि तुम जानती हो कि तुम इस समय कहाँ हो। मेरे हाथ छोड़ते हुए उसने पूछा तो मैं खामोश रही। मेरी आंखें झुक गईं। वो हंसने लगा, एक धीमी सी हंसी जिसमें सुकून था और थकान भी थी। ये जगह है मेरी, जहाँ तुम आ गई हो, ये मेरी जगह है, और तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि तुम्हें लाया गया। तुम्हारी कहानी बहुत पहले लिखी जा चुकी है, मुस्कान। तुम शायद कुछ नहीं जानती, तुमने पढ़ना भी अभी शुरू किया है। मैं अचानक घबरा गई और उससे पीछे हटी, मगर दीवार ने रास्ता बंद कर दिया। कमरा छोटा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने उसे और भी ज्यादा तंग कर दिया था। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नरमी थी। उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा, जैसे सालों की कोई चीज़ तलाश कर रहा हो, और मेरी आंखों में झांक कर कहने लगा कि मैं पागल नहीं हूँ। उसने धीरे से जब ये कहा तो मैं हैरानी से उसे देखने लगी। उसने कहा कि सबने मुझे पागल बनाया था कि मैं ख़त्म हो जाऊं, ताकि मेरी जगह, मेरी पहचान, मेरी जायदाद कोई और ले सके, और तुम भी इस खेल की आखिरी कड़ी हो। तुम्हारा किरदार भी बिल्कुल मेरे जैसा है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग जैसे पूरी तरह से खाली हो गया था। मैंने इतने साल डर में गुजारे, अमन के नाम से, उसके साए से, उसके जिक्र से भी, और आज
जब वो मेरे सामने था तो मेरा सारा डर हैरानी में बदल चुका था। उसने मेरे करीब आकर मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां बहुत नरम थी, जैसे वो मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, जब तुम घर से भागी तो तुमने सोचा कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल कहानी तो अब शुरू हुई है। तुम वहां से भागी नहीं हो, बल्कि तुम वहां आ गई हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। मेरे पास उसकी आवाज़ में कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सा रहम था। मैंने मुंह से निकाला कि मुझे मत छुओ। वो लड़खड़ाते हुए मगर साफ तरीके से मुस्कुराया और कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। क्या तुमने सोचा है कि तुम खुद मुझसे खुद को छुड़ा नहीं पा रही हो? उसके कहे हुए शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। यकीनन वो सच कह रहा था। मैं सच में खुद को उससे दूर नहीं कर पा रही थी, न दिल से न आंखों से। अमन पीछे हटा, जैसे उसे मेरी उलझन का एहसास हो गया हो, और फिर खिड़की के पास चला गया। बाहर देखते हुए कहने लगा कि तुम्हें सच जानना है, और ये सच जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सच जानती हो तो यही रहो, लेकिन अगर नहीं जानना चाहती हो तो दरवाज़ा खुला हुआ है। मगर याद रखना, बाहर तुम्हारे लिए कुछ भी महफूज नहीं है, और अंदर सब कुछ तुम्हारी हिफाजत करने के लिए है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, जो खुला हुआ था। मैं वहां से जा सकती थी, भाग सकती थी, मगर मेरा दिल सिर्फ एक बात जानना चाहता था कि क्यों अमन की आंखों में मुझे एक अजीब सा दर्द क्यों दिखाई दे रहा था। और मैं जानना चाहती थी। जो उसकी आंखों के उस सवाल को समझ सकती थी। वहां की खामोशी बढ़ती गई, लेकिन मेरे अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। ये इंसान अमन, वो कोई बुरा इंसान है, अच्छा इंसान है, कैदी है, मेरा दुश्मन है, या फिर कुछ और? इसमें मेरी इतनी अच्छाई छुपी हुई है। वो खामोशी से वापस आया और कहने लगा कि ये कमरा तुम्हारा है। मुस्कान, अगर तुम चाहो तो मैं और तुम एक हो सकते हैं। मैं खामोश हो गई। शायद मैं चाहती थी कि मैं उसकी हो जाऊं। वो मेरे सामने बैठा हुआ था, जिसे मैंने हमेशा पागल समझा, अपने लिए खतरा समझा। वो शब्दों में अपनी हकीकत छुपा रहा था। उसकी बातों में कोई नाटक नहीं था, कोई झूठ नहीं था, बस एक कच्ची सच्चाई थी जो सांसों के साथ बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें जैसी कोई सच्चाई बोल रही थीं, और मैं उसकी आंखों को देखकर समझ गई थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि जब मैं 15 साल का था तो इन लोगों ने मुझे पहली बार जहर दिया। नींद की गोलियां पानी में मिलाकर घोल दी। मैं बच गया, शायद इसीलिए कि मेरी नींद भी हमेशा मेरी दुश्मन रही। जब आंख खुली तो सबने कहा कि अमन कुछ अजीब हो गया, और ताई जी सिर्फ मेरी हालत पर अफसोस करती रही। तुम्हें लगा कि तुम्हारी ताई जी मेरी सगी माँ है और तुम्हारी ताई, मगर असल में वो औरत मेरी सौतेली माँ है। उसने बताया कि मुझे मारने के लिए उन्होंने मेरे दिमाग को निशाना बनाया। फिर मैंने सोचा कि अगर सब ऐसा ही चाहते हैं कि मैं पागल बन जाऊं तो मैं वही बन जाऊंगा। लेकिन अपने तरीके से मैं उसके चेहरे पर आंखें गाड़ कर उसकी कहानी सुनती रही। उसके चेहरे पर जो जख्मों के निशान थे, वो अब तकलीफ के नहीं, ताकत के बन चुके थे। उसने कहा, फिर मैंने खामोश रहना सीख लिया। बात कम और चीखना ज़्यादा, दूसरों के सामने आना कम और उनके दिलों में अपना डर फैलाना ज़्यादा। एक दिन वो ये सब यकीन करने लगे कि मैं सच में पागल हो गया हूँ। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। नौकरों से कहा गया कि कोई भी इसके करीब न जाए, और इस तरह मैं आज़ाद हो गया उनके अत्याचारों से, उनकी साजिशों से, क्योंकि कोई पागल से नहीं डरता, बल्कि उसे सब नज़रअंदाज करते हैं। और तुमने इन सब सालों में मुझे बहुत बर्दाश्त किया। मेरे होठों से निकला बर्दाश्त। उसने कहा कि हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। अपने सौतेली माँ, उनके इरादे और उनके शब्दों को ध्यान से देखा, उनके हर कदम को पहचान लिया, और मैंने इंतज़ार किया तुम्हारे आने का। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मेरा? उसने कहा कि हाँ मुस्कान, तुम इस कहानी की आखिरी चाबी हो। उसने मेरी तरफ देखा, एक ऐसी गहरी नज़र से जैसे वो मेरे अंदर झांक कर वो सब कुछ देख रहा हो जो मैंने कभी खुद से भी छुपाया था। उसने कहा कि तुम वो गवाह हो जिसके माता पिता को रास्ते से हटाया गया। तुम वो धागा हो जो मेरी सौतेली माँ की हर साजिश से बंधा हुआ था, और तुम ही वो हो जो मेरे इस नकाब को उतार सकती हो या फिर उसे पूरा कर सकती हो। उसकी बात सुनकर मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। ये सच मेरी हड्डियों में उतरता जा रहा था। मेरे माता पिता का हादसा। उसने कहा, मुस्कान, तुम्हारे माता पिता के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था,
बल्कि उनको बड़ी प्लानिंग के मुताबिक मारा गया था, और वो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो तुम्हें अपनी मर्जी से पालना चाहते थे। तुम्हारी ताई जी ने तुम्हें कभी नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने तुम्हें खरीदा और एक खामोश मजबूर मोहरा बनाया ताकि इस घर में आने के बाद तुम्हारी शादी मेरे साथ की जा सके। आखिर तुम मेरे पिता के छोटे भाई की बेटी हो। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में जैसे कुछ टूटने लगा। मैंने माँ समझकर जिनके हाथों को चूमना सीखा था, वो हाथ मेरे माता पिता के खून से रंगे हुए निकले। अमन अभी भी मुझे देख रहा था, जैसे वो मेरे रिएक्शन जांचने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ सच बता रहा हूँ, जबरदस्ती कुछ नहीं। तुम चाहो तो दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अगर तुम रुक जाओ तो हम मिलकर वो सब कुछ वापस ले सकते हैं जो तुमसे छीन लिया गया। उसकी बात सुनकर मेरी धड़कनें बढ़ने लगीं। मैं हमेशा खामोश रही, उनका हमेशा कहना माना, उनकी हर साजिश को बर्दाश्त किया। अब क्या यही वक्त था कि मैं बोलूं? लेकिन किससे, किसके लिए? अपने माता पिता के लिए तो मैं बोल नहीं सकती, वो मर चुके थे। लेकिन क्या अमन के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने माता पिता के बारे में सोचने लगी? वो दोनों जो जिंदगी में कभी नहीं लौटे, फिर ये सब जानने के बाद मुझे वापस मिल रहे थे। अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि अब ये तुम पर डिपेंड करता है। मुस्कान, तुम खुशी से जियो या फिर सच के साथ लड़ो। उस समय मैंने पहली बार अमन को एक इंसान के तौर पर देखा, न पागल, न दुश्मन, न डर, सिर्फ एक मर्द जो कई सालों से एक नकाब के पीछे छुपा बैठा था, बस इस उम्मीद में कि कोई उसका चेहरा पहचान ले। मैंने सोचा कि नकाब अब अमन के चेहरे से नहीं बल्कि मेरी आंखों से भी उतर चुका था। अमन ने मेरे करीब आकर कहा कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अब से नहीं बचपन से, लेकिन तुम मुझसे डरती थी और मैं तुम्हारे डर को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था। तभी तो कभी खुद तुम्हारे सामने नहीं आया। वो शब्द नहीं थे, वो फैसला था। न उसमें ज़बरदस्ती थी और ना ही रिक्वेस्ट, बस एक यकीन था जो वो खुद पर भी रखता था और मुझ पर भी। मेरे कदम पीछे नहीं हटे। हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, ना पूछा, ना बताया, और बस खामोश रहे। वो लम्हा तूफान जैसा था, तेज़, गहरा, और पूरा दिल से मैं उसे भी पसंद कर चुकी थी। उसकी हमदर्दियों ने मेरा दिल जीत लिया था। वो रात खत्म हुई, लेकिन मेरे अंदर की पुरानी मुस्कान उस रात मर गई। वो जो हिचकिचाती थी, वो जो हर रिश्ते पर शक करती थी, वो जो हर इंसान में धोखा महसूस करती थी, वो मैं नहीं थी। और वो बन चुकी थी जो अपनी ख्वाहिशों को पहचान चुकी थी और अपने अंदर की ताकत को जान चुकी थी। मैं ये भी समझ गई थी कि सच्चाई की पहली शर्त खुद से सच बोलना है। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो वो मेरे पास बैठा था और मेरे चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में शर्म नहीं थी बल्कि गर्व था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मुस्कान, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम मेरे इंसाफ के साथी हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके सीने पर सर रखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। पहली मुलाकात में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं बिस्तर पर बैठी थी जब अमन ने अलमारी से एक भारी फाइल निकालकर मेरे सामने रखी, जिस पर धूल लगी हुई थी। सफ़ेद कागज़ों वाली, ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों पुराना बोझ इसमें दफन हो। मेरे हाथ धीरे धीरे उस फाइल की तरफ बढ़ने लगे और एक लम्हे के लिए दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अमन कुछ नहीं बोला, बस मेरी आंखों में देखता रहा, जैसे जानता हूँ कि इस पल के बाद मैं वो मुस्कान नहीं रहूँगी जो कल रात थी। मैंने फाइल का पहला पेज खोला तो सामने एक तस्वीर थी मेरे मम्मी और पापा की। वो दोनों एक साथ खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। मैं उनके बीच में थी, एक मासूम सी बच्ची जो उन दोनों की पूरी दुनिया थी। मुझे याद आया वो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे और बचपन में मेरी हर ख्वाहिश को चुटकियों में पूरी कर दिया करते थे। उनकी एक एक बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मुझे दोपहर का वो समय याद आया जब वो मुझे स्कूल से लेने आए थे, और उसके बाद उनका वो आखिरी सफ़र था जिसके बाद कुछ और बचा ही नहीं था, सिवाय सन्नाटे के फाइल के अंदर जो लिखा हुआ था वो शब्द नहीं थे। वो मेरे बचपन की लाश थी जिसे सालों बाद दफन करने की परमिशन मिल रही थी। इसमें एक इंश्योरेंस रिपोर्ट थी, कार के ब्रेक फेल होने की डिटेल, ड्राइवर के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन, बंद दरवाजे और एक प्राइवेट नोट जिसमें साफ लिखा था कि एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है।
मैंने जैसे ही पेज पलटा तो एक जगह पर ताऊ जी के सिग्नेचर भी थे। हादसे के बाद फॉरेन इंश्योरेंस क्लेम की मंजूरी पर अमन ने फाइल के अंदर एक फोल्डर खोला। प्राइवेट खानदानी रिकॉर्ड, उसमें मेरे पिता की वसीयत थी जिसमें लिखा था कि उनकी जायदाद की वारिस मैं हूं और अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो ताई जी और ताऊ जी सिर्फ मेरे निगरान होंगे, मालिक नहीं। मगर ये डॉक्यूमेंट कभी जाहिर नहीं किए गए और कभी रजिस्टर्ड नहीं हुए। मैंने कांपते हुए हाथों से पढ़ा। जी, इसमें लिखा हुआ था कि हमारी बेटी हमारे लिए सब कुछ है, उसे कभी कोई परेशान ना करे, हमारे हिस्से की जायदाद उसे दे दी जाए, जिसको वो चाहे सुकून से इस्तेमाल करे, हमारे मरने के बाद हमारी बेटी हमारी जायदाद के मालिक हो। ये सब पढ़कर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन इनमें कोई फरियाद नहीं थी। वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि वो एक हकीकत के सामने सिर झुकाने वाले आंसू थे। मैंने सोचा कि सच में ताई जी वो औरत है जिसने मुझे दूध पिलाया, रातों को मेरे बुखार में बैठकर मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे नहलाया, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। क्या उन्होंने मेरे माता पिता की मौत की प्लानिंग की थी? अमन की आवाज़ मेरे ख्यालों में आई। उसने कहा कि इस औरत ने तुम्हें पाला नहीं बल्कि तुम्हें अपनी तरफ करना चाहा, तुम्हें अपने काबू में रखा। उसने माँ की शक्ल में जाल बिछाया और जब समय आया तो तुम्हें इस घर की इज्जत के नाम पर एक पागल के साथ बांधने का ड्रामा किया ताकि सारी जायदाद पूरी तरह से उनके कंट्रोल में रहे। अमन की बातें सुनकर मेरी सांसें अटक गई थीं। मैंने खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश की, अपने आप को मजबूती से अपने दोनों हाथों से थाम लिया, जैसे यकीन करना चाहती हूँ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं बरसों से जिसे अपनी माँ की तरह समझा, वो मेरी माँ की तरह हो ही नहीं सकती। वो तो मेरी खामोशी की कब्र खोदने वाली औरत थी। अमन ने कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मुस्कान। अगर तुम चाहो तो ये फाइल बंद करके वापस अपनी खामोशी में जा सकती हो, जैसे बाकी सब करते आए हैं। और अगर तुम एक तूफान बनना चाहती हो तो ये फाइल लेकर सब कुछ ठीक कर सकती हो, वो तूफान जो बरसों की खामोशी, झूठ और साजिश को बहा ले जाएगा। मैंने फाइल को बंद किया, लेकिन दिल की फाइल कहीं खुली रह गई। एक एक शब्द, एक एक हकीकत मेरे अंदर गूंज रही थी। मैंने नज़र उठाकर अमन की तरफ देखा। वो वही इंसान था जिसे मैं डर समझती थी और अब वही मेरी इकलौती सच्चाई थी। उसकी आंखों में कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई जिद नहीं थी, सिर्फ एक भरोसा था। एक ऐसा भरोसा था कि मैं वो फैसला कर सकूं जो बरसों से टलता आया है। मैंने गहरी सांस ली, मेरे अंदर जैसे किसी ने चिराग जलाकर रोशनी कर दी हो। मैंने फाइल को दोबारा खोला और एक पेपर पर सिग्नेचर कर दिए। वो पेपर जिस पर मेरे पिता की वसीयत लिखी हुई थी और जो कई सालों से उनके खून के आंसू रो रहा था, अब वो सच मेरी उंगलियों की चुहन से दोबारा से जिंदा हो गया था। मैंने अमन से कहा कि हमें ये सब कब से शुरू करना चाहिए। इस बार मेरी आवाज़ कांप नहीं रही थी, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की की आवाज़ थी जो बरसों से अपने हक के लिए तैयार की जा रही थी और आज उसने अपने आप को पहचान लिया था। अमन ने एक मामूली सी मुस्कुराहट दी और कहने लगा कि अब तुम मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे बराबर खड़ी हो। तुम्हें मेरे बराबर में ही खड़े होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी है। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई सिर्फ दुख नहीं देती, बल्कि दिल को अंदर से छलनी कर जाती है और इंसान भी बना देती है। मैं आज किसी की बेटी, किसी की होने वाली पत्नी या फिर किसी के लिए अनाथ नहीं थी। मैं मुस्कान थी और अपनी पहचान के साथ खड़ी थी। मेरा सबसे पहला फैसला अपनी खामोशी को तोड़ना था। मैं अमन के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मैंने हमेशा बंद देखा। वो मुझे अपने साथ लेकर खामोशी से हवेली में आ गया था, जहां मैं रहती थी और जहां से भागी थी। अमन ने दरवाज़ा खोला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी म्यूजियम में दाखिल हो रही हूँ या किसी ऐसी जगह जो मेरी याद से गायब हो चुका था। दीवारों पर खामोश रोशनी छाई हुई थी और माहौल में कुछ ऐसा था जो सांसों को सुस्त कर देता है। कमरे की एक दीवार पूरी तरह से तस्वीरों से भरी हुई थी। मैं हैरान रह गई। वो सारी तस्वीरें मेरी थीं। मैं मुस्कान थी जिसकी माँ उसे गले से लगा रही थी। एक और तस्वीर जो मैंने बचपन में ड्रॉ की थी, उसमें मेरे पिता मेरे साथ थे, मेरे साथ मुस्कुरा रहे थे। मैंने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उन तस्वीरों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे, कब और क्यों। अमन खामोशी से मेरे पास खड़ा हुआ था। उसने धीरे से कहा कि ये सब मैंने संभाल कर रखी थी, जैसे तुम्हारे अंदर की वो मुस्कान
जो दुनिया के बारे में भूल गई, लेकिन मैं उसे नहीं भूला। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कई सालों से खुद को मजबूत जाहिर किया, खामोश रही और खामोश होते हुए भी मुस्कुराती रही, लेकिन उन तस्वीरों ने वो सब कुछ जाहिर कर दिया था जो अंदर से सड़ा हुआ था। एक अजीब सा दर्द दिल में उठने लगा, लेकिन इस बार ये दर्द अकेलापन का नहीं था, बल्कि मेरे पहचाने जाने का था। मैंने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया जिसमें मैं फूलों का हार पहनकर खड़ी हुई थी। मैंने कहा कि ये तस्वीर कब की है? अमन ने कहा कि ये तुम्हारे बर्थडे की फ़ोटो है। जब तुम 6 साल की थी, तुमने बार बार कहा था कि तुम्हें पिंक कलर का फ्रॉक चाहिए और तुम्हारी मम्मी ने इस फ्रॉक को अपने हाथों से तैयार किया था। ये फ़ोटो तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से खींची थी। अमन को सब कुछ याद था। मुझे हैरानी हुई कि जिन लम्हों को मैं भूल चुकी थी, वो किसी और के दिल में इस तरह से जिंदा थे जैसे कल की ही बात हो। मैं धीरे धीरे दीवार के करीब गई, तस्वीरों को अपने हाथों से छूकर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल पर लगे जख्मों पर मरहम लग रहा हो। हर तस्वीर में एक नई कहानी छुपी हुई थी, ऐसा लम्हा जो समय की परछाइयों में दफन हो चुका था। मगर अमन ने उन्हें दफन होने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ मुस्कान, कि तुम वो हकीकत हो जिसे मैंने बचाकर रखा है। तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो जिसे वो लोग जायदाद की कुंजी समझते हैं, तुम वो वजूद हो जिसके होने से मैं पूरा होता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, वो आंसू जो कमजोरी के नहीं बल्कि गवाही के थे कि वो सच कह रहा है। मेरी सांस भारी हो गई। मैंने खुद को इतने सालों में कभी किसी के शब्दों पर इतना भरोसा करते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज मेरा दिल खुद हाँ कह रहा था। शायद अमन में वो दुख छुपा हुआ था जो मुझ में भी था, और शायद इसीलिए हम एक दूसरे को समझ सकते थे। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और कहा कि अगर तुमने इतना कुछ संभालना है तो अब मैं कुछ भी खोना नहीं चाहती। मैं वो लड़की नहीं बनना चाहती जो सिर्फ दुख सहती है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा कि फिर मुझसे वादा करो, हम सिर्फ मोहब्बत नहीं करेंगे, इंसाफ के खिलाफ लड़ाई भी लड़ेंगे। मैंने कहा कि मैं वादा करती हूँ, मैंने उसे धीरे से जवाब दिया, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। अब मेरे दिल में डर नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम वो सब वापस लेकर आएंगे जो हमसे छीना गया। हम सिर्फ दो लोग नहीं थे, हम वो दो सच्चे दोस्त थे जिन्हें दुनिया झूठ बनाकर दफन कर देना चाहती थी। हमने फैसला कर लिया था कि अब हमारी कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं होगी, बल्कि वो एक जद्दोजहद होगी, एक जंग होगी। जुल्म के खिलाफ मैंने दीवार पर लटकी तस्वीरों को आखिरी बार देखा। एक सिंपल सा फ्रेम जिसमें एक सफ़ेद कागज़ लगा हुआ था। मैंने हैरानी से पूछा कि ये खाली क्यों है? अमन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये उस दिन के लिए बचा हुआ है जब हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। जब तुम्हारी और मेरी फ़ोटो एक साथ इस पर लगाई जाएगी, तब ये पूरा होगा, और ये सब कुछ सच्चाई की जीत के बाद होगा और हमारी जीत की निशानी बनेगी। मैंने खाली फ्रेम को अपने हाथों से छूकर दिल में महसूस कर लिया था। हम दोनों ने उसी सुबह दीवार पर तस्वीर के साये में बैठकर वो पहला कदम उठाया जिसका रास्ता तकलीफ़ों से भरा हुआ था। आखिर में रोशनी थी और हम दोनों सिर्फ याद को नहीं, हकीकत को भी तस्वीर बनाने वाले थे। वो समय आ गया था जो मेरे अंदर एक नए इंसान को जन्म दे रहा था। मैं हमेशा खुद को सच्चाई की तलाश में देखा, बेसहारा, बिखरी हुई लाचारी, लेकिन अब मैं तमाशा का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी सच्चाई का रास्ता बनना चाहती थी। अमन ने कहा कि अगर दुश्मन को यकीन हो कि वो जीत रहा है, तभी वो असल चाल खेलता है, और हमने अपने प्लान पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अमन ने सबके सामने अपनी सौतेली माँ यानी कि ताई जी के पैर छुए। उनकी आंखों में वही पुरानी रोशनी लौट आई थी, ताकत की, कंट्रोल की, जीत की। वो समझती थी कि अमन टूट चुका है और मैं वही खामोश लड़की हूँ जो अब उनकी मर्जी पर राजी है। उन्होंने हमें गले लगाया, हम दोनों का निकाह करवा दिया गया। पूरे परिवार के सामने हम दोनों को खाना खिलाया गया। मैंने देखा था कि ताई जी के चेहरे पर सुकून था, मगर मेरे चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो इस सुकून की जड़ों को काटने लगी थी। मैंने खुद को एक बार फिर इस घर में वापस पाया, मगर इस बार मैं वो मुस्कान नहीं थी जो बचपन में अपने माता पिता की मौत के बाद लाकर यहाँ रखी गई थी। मेरे पिता दूसरे शहर में रहते थे और यह हवेली मेरे दादाजी की थी, जिनके सिर्फ 2 बेटे थे, ताऊ जी और मेरे पिता।
मेरे पिता भले ही शहर में अपनी मेहनत के बनाए हुए दूसरे घर में रहते थे, लेकिन ये आंधी हवेली भी उनकी थी, जिसकी वसीयत उन्होंने जीते जी मेरे नाम कर दी थी। मैं अब इस हवेली की खामोश दीवारों में झूठ, साजिश और नफरत की पुरानी हर दीवार को पहचान चुकी थी। हर कदम, हर नज़र, हर हंसी मुझे अब फरेब लगती थी, और मैं अब इस फरेबीपन की नई कैरेक्टर बन चुकी थी। ताई जी ने मुझे एक दिन अपने पास बुलाया, मेरे सर पर हाथ फेरा और वही मोहब्बत के झूठे शब्द कहे कि बेटी, तुम मेरी जान हो। मैंने नज़र झुकाकर रखी और हाँ, मैं सर हिलाया, लेकिन मेरे दिल में उस वक्त जो उबाल था वो किसी चिंगारी से कम नहीं था। अमन भी अपना कैरेक्टर बखूबी निभा रहा था। वो घर में सिंपल, खामोश और अपने पिता के साथ ज़मीनों के कागजात पर सिग्नेचर करता रहा। ताई जी की हर बात खामोशी से मानता रहा। हर रात को जब हम दोनों अपने कमरे में मिलते तो वो वही अमन होता था, जिसके चेहरे पर वो नकाब नहीं होता जिसे वो दिन भर पहने रखता था। हम प्लान बनाते रहते थे, सोचते रहते थे कि अब हमें क्या करना है। हर रिएक्शन पर ध्यान रखते थे। ये जंग सिर्फ दिल की नहीं थी, दिमाग की भी थी। मैंने नोटिस किया था कि ताईजी अब अपने राज्यों को पूरी तरह से जाहिर नहीं करती थी। वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, न करती थी, न बताया करती थी, न अपने पति से, न नौकरों से। हर चीज़ अपने काबू में रखती थी, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि उनका जाल इतना मजबूत है कि कोई उनसे बच नहीं सकता, और यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। एक दिन मैंने उनके कमरे में उनकी अलमारी के ऊपर एक पुराना बॉक्स देखा। अमन ने पहले मुझे इसके बारे में बताया था कि असली सबूत वहीं हो सकते हैं। मैंने ताई जी को बातों में लगाकर नीचे किचन में भेज दिया और फौरन बॉक्स खोलकर अंदर मौजूद फाइल्स की फ़ोटो ले ली। उसमें बहुत कुछ था, ज़मीनों के जाल का भी, साथ ही वसीयत के बदलाव की फ़ोटोस्टेट और कुछ खुफिया सलीब जो एक वकील के नाम पर थी। जब मैंने अमन को वो तस्वीरें दिखाई तो उसने बस इतना कहा कि यही वो सबूत है जिससे इनका महल गिराया जा सकता है। अब हमारे पास सिर्फ मजबूत सबूत नहीं बल्कि यकीन भी था, लेकिन हम जानते थे कि आखिरी वार से पहले दुश्मन को बेफिक्र करना होगा। हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा, ताई जी के लिए उनकी सेवा और कुर्बानी के सालों की तारीफ के नाम पर, जिसमें पूरा खानदान बुलाया गया, कैमरे लगवाए गए और उनकी तारीफों के पुल बांधे गए। ताई जी, जिन्होंने बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, बहुत सारे जेवर पहने हुए थे, शायद इतना तैयार होकर वो अपनी जीत का एहसास लेना चाहती थी। इस फंक्शन ने अमन में लेक्चर दिया कि माँ जैसी औरत इस दुनिया में नहीं हो सकती। हमारे पूरे खानदान की बुनियादी वफा पर खड़ी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। ताई जी की आंखें चमक रही थीं। वो पूरी तरह से भरोसा कर चुकी थीं कि अमन अब उनके काबू में है, लेकिन अगले ही लम्हे अमन की निगाह मुझसे मिली और हम दोनों के चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कुराहट थी, वहीं जो एक तूफान के आने से पहले हवा में आती है। उसी रात मैंने खुद को पहली बार आईने में देखकर कहा कि मुस्कान, अब सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि जताना भी है कि तुम्हारे जख्म तुम्हें कमज़ोर नहीं करते, वो तुम्हें तीर बनाते हैं। हमने एक और फैसले वाला कदम उठा लिया था। अब खेल का वक्त खत्म होने वाला था और सच्चाई की पहली किरण ताई जी और उनकी आंखों में चमकने वाली थी, जो उनकी आंखों में गर्व से चमक रही थी, लेकिन बहुत ही जल्द उनकी आंखें पछतावे से नम हो जाने वाली थीं। अमन ने काकरी मोहरा चलाया, गौरत, जैसे सबने एक बेदर्द, दीवानी सौतेली माँ के तौर पर जाना, लेकिन अमन जानता था कि वो कभी भी कम दिमाग नहीं थी। वो एक बहुत ही शातिर औरत थी और अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, जो बरसों से खामोशी की हद में पैसे खाती रही, मगर अब हमारे पास वो सब कुछ था जो उन्हें बोलने पर मजबूर कर सकता था, जैसे कि सबूत, वक्त और सच्चाई। हमने घर के खामोश कमरे में उस नौकरानी को बुलाया जो ताई जी की राइट हैंड थी, जहाँ न कोई दरवाज़ा था और न ही खिड़की, सिर्फ एक छोटे से बल्ब की हल्की सी रोशनी थी। 3 लोगों की आंखें थीं, मेरी, अमन की और उस औरत की जिसके चेहरे पर अब कई सालों की थकान और डर घुल चुका था। अमन ने उनके सामने वो सारे सबूत रखे, तस्वीरें, फाइलें और फिर एक ऑडियो क्लिप चलाया जिसमें वो एक पुराने नौकर से फ़ोन पर बातें कर रही थी, किसी काम के बदले में खामोशी खरीदने की बात कर रही थी। ये सब देखकर वो डर गई, घबरा गई, उनकी आंखों में जैसे बरसों का किया पछतावा छलकने लगा था। उन्होंने एक लंबी सांस ली, जैसे अंदर कुछ जहर दबा हुआ है
और फिर फाइनली हार मान ली। कहने लगी कि हाँ, मैंने अमन को जहर देने की कोशिश की, इसलिए ताकि तुम रास्ते से हट जाओ, और मुस्कान के माता पिता की कार के ब्रेक भी मैंने ही फेल करवाए थे। लेकिन इतना कहकर वो खामोश हो गई थी, जैसे अगले शब्द उनके मुंह से निकलने से पहले वो सांसें चुराना चाहती हूँ। लेकिन मैं अकेली नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक मोहरा थी, ये काम मुझसे करवाए गए थे। मुझे इन कामों के असली हुक्म तो तुम्हारी ताई जी ने दिए थे, वही सबको कंट्रोल करती हैं, वही जो हमें भी, तुम्हें और इस खानदान की जायदाद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। ये सब सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में मैं ये बात जानती थी, मगर सुनना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। वो एक और जख्म था, वो ऐसा वार था जिसने मेरी आखिरी उम्मीद ही छीन ली थी। मुझे ताई जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनका चेहरा वही चेहरा जिस पर मैंने बरसों भरोसा किया था, वही चेहरा जो मेरे सपनों में माँ की जगह बन गया था, अब मेरे दिमाग में कातिल औरत की सूरत में चिपक चुका था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, आंखों में अंधेरा छा गया। मैं कुछ नहीं बोल सकती। शायद मेरी जबान गूंगी हो चुकी थी, या दिल ने बोलने से इनकार कर दिया था। अमन ने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे मजबूती से पकड़ा था कि मुझे उसके होने का एहसास होने लगा। उसने मुझे तसल्ली दी, वही तसल्ली जो मैंने बरसों से सिर्फ एक बार महसूस की थी, पहली बार जब माँ ने मुझे गोद में लिया था। अब तुम अकेली नहीं हूँ मुस्कान, ये अमन की आवाज़ थी जो मेरे अंदर उतर गई। उस एक क्लाइंट ने जैसे मेरे सारे दुख और दर्द को, टूटेपन को एक बार में समेट दिया। अब मैं सिर्फ वो लड़की नहीं थी जो अकेले में रोती थी, अब मैं वो औरत बन चुकी थी जो अपनी जंग का मैदान चुन चुकी थी। सारी सच्चाई सुनकर हम दोनों अंदर से टूट गए थे। ये नौकरानी फूट फूट कर रो रही थी, जो कभी इस घर में ताई जी का बढ़ावा मिलने के बाद सीना चौड़ा करके घूमती फिरती थी, आज हमारे सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई थी, रो रही थी, पछता रही थी, लेकिन कम से कम अब सच के साथ खड़ी थी। इस लम्हे हमें उस पर रहम आया, लेकिन ये रहम मेरे जज्बे को कमज़ोर नहीं कर सकता था। वो ज़ख्म जो मुझे बरसों से चुभते आ रहे थे, अब उनका इलाज सिर्फ इंसाफ था, न आंसू न माफ़ी। अमन ने सर हिलाया, जैसे वो पहले से सब जानता हो, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि अब हमें वो आखिरी धागा तोड़ना है जो तुम्हें बांधे रखता है, वो झूठी माँ जो बरसों से तुम्हारी खामोशी से ताकत लेती रही। मैंने ताई जी के चेहरे को याद किया, वो चेहरा जो आप खाली दिखाई देता था। मैंने खुद से वादा किया कि अब ये झूठ और जिंदा नहीं रह सकता। अब वो दिन करीब था जब हम इस हवेली की बुनियाद हिला देंगे, लेकिन इस बार चीखें नहीं गूंजेंगी, बस सच की गूंज सुनाई देगी, और इसमें वो सब लिपट जाएगा जो बरसों से इन दीवारों में दफन था, एक अनाथ लड़की की चीख और एक बेटे की खामोशी। उस दिन मैं कमज़ोरी से दूर रही, लेकिन मैंने वो कमज़ोरी दफन कर दी। अब मैं अकेली नहीं, बल्कि उन सब की आवाज़ थी जिन्हें कभी बोलने की परमिशन नहीं मिली, और मेरी जंग अब रुकने वाली नहीं थी। अमन ने मुलाकात की, एक जगह तय की, वही पुराना आंगन जहाँ कभी बचपन में मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की गई थी, जहाँ कभी मेरी मम्मी ने मुझे झूले पर बिठाया था और ताई जी ने पहली बार मुझे बेटी कहकर पुकारा था। हमने वही जगह चुनी क्योंकि हम जानते थे कि वो अपनी ताकत के घमंड में सबसे ज़्यादा बेफिक्र होती है। हमने वहाँ तैयारी की, एक कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और सबसे बढ़कर एक ऐसा माहौल जॉन के गुरूर को तोड़कर रख दे। मुलाकात एक नॉर्मल खानदानी मीटिंग के तौर पर रखी गई थी। ताऊ जी, कुछ खास रिश्तेदार और मैं थी। सब लोग इंतज़ार में थे कि अमन अपनी सौतेली माँ से अपनी पुरानी बदतमीजियों की माफ़ी मांगने वाला है और जायदाद का हक भी दोबारा से उनके बस में देने के लिए तैयार है। वो बेफिक्र बैठी हुई थी। अमन ने प्यार से बात शुरू की, मैं थक चुका हूँ मम्मी, मैं थक चुका हूँ जो कुछ हुआ उसके लिए। मुझे लगता है कि हम सबको एक और मौका देना चाहिए। वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे बेफिक्र हो गईं। उन्होंने कहा कि मैंने तो हमेशा यही चाहा कि बेटा तुम अपनी अक्ल पर वापस आ जाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। यही वो लम्हा था जिसका हमें इंतज़ार था। अमन ने थोड़ा झुककर कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर आपको ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। ताई जी ने जैसे एक झटके से अपना सर उठाया और अमन की तरफ देखा। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, मैंने ही नौकरानी को मारा, तुम्हें पागल बनाया
और मुस्कान के माता पिता को रास्ते से हटाया। इतना कहते हुए उनके चेहरे पर घमंड था, मगर उन्हें पता नहीं था कि वो अपनी हार पर साइन कर चुकी है। उसी लम्हे अमन ने टेबल पर रखा रिमोट उठाया और सामने दीवार पर लगे प्रोजेक्टर को ऑन कर दिया। सारी रिकॉर्डिंग, फोटो, ऑडियो, वीडियो सबकी आंखों के सामने आ गई। मेहमान, वकील, रिपोर्टर ये सब कुछ देख रहे थे। ताई जी की हंसी अचानक गायब हो गई। वो बेयकीन नज़रों से सबको देखने लगी कि ये क्या है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। उनकी आवाज़ में अब वो ताकत नहीं रही थी जो पूरे खानदान को खामोश करवा देती थी। मैंने पहली बार उनकी तरफ कदम बढ़ाया, बिल्कुल सामने जाकर उनकी आंखों में आंखें डाली और कहा कि जो आपने बरसों नहीं होने दिया, ये सब सच है। अब हम नहीं डरेंगे। सबकी नज़रें उन पर थीं और हर चेहरा सवाल कर रहा था, और कुछ लोगों ने तो ताऊ जी की तरफ भी देखा जो शौक खड़े हुए थे। अमन ने अपने पिता की तरफ देखकर कहा कि पापा, ये औरत बहुत मतलबी है। इतना सुनकर ताऊ जी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने अपनी जिंदगी का वो सच देख लिया था जिससे वो हमेशा मुंह मोड़ के आए थे। एक लम्हे को वो खामोश बैठ गए और आंखें बंद कर लीं, जैसे बरसों की खामोशी अब उन पर भी बोझ बन गई थी। रिपोर्टर ने ताई जी की तरफ माइक किया, लेकिन वो कुछ न कह सकी। वो जो हर महफिल में बोलती थी, हर फैसले पर आखिरी शब्द कहती थी, अब उनके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। उनकी जुबान जो साजिश की गवाह थी, अब बेजान हो चुकी थी। उस रात हमने खेल खत्म कर दिया। वो खेल जिसमें मासूमियत को मोहरा बनाया गया था, नौकरानी की वीडियो, और उसके मुंह से निकला एक एक शब्द ताई जी को झूठा साबित करने में कामयाब हो चुका था। हमने अदालत में कदम रखा तो निगाहें हमारी तरफ मुड़ गईं। कैमरे की लाइट्स चमकी, रिपोर्टर्स ने आवाज़ लगाई, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम सिर्फ आगे बढ़े जैसे कोई खामोश तूफान हो। वकील ने सबूत रखे, बयान पढ़े और रिकॉर्डिंग सुनाई। अदालत के कमरे में खामोशी छा गई, वही खामोशी जो बरसों से छुपे सच की आवाज़ में सुनाई देती है। ताई जी के चेहरे पर घमंड नहीं रहा था, जो हमेशा उनके माथे का निशाना बनता था। अब वह झूठ का निशान था। उनकी आंखों में जो नमी थी, वह शर्मिंदगी की नहीं थी, वो वही बेबसी थी जो उन्होंने दूसरों को दी थी और अब खुद सह रही थी। ताऊ जी ने ताई जी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। अदालत के फैसले के बाद जब हम बाहर निकले तो आसमान साफ था। फैसला हमारे हक में हुआ था। ताई जी को अरेस्ट कर लिया गया था और उनको उनके किए की सज़ा सुना दी गई थी। हमें खुशी थी कि हम अपनी जंग जीत गए थे। ताऊ जी हमारे सामने शर्मिंदा थे। उन्होंने अपने बेटे से भी माफ़ी मांगी कि इतने सालों वो अपनी पत्नी के हाथों बेवकूफ़ बनते रहे, और मुझसे भी माफ़ी मांगी कि कभी मैं अपनी भतीजी के बारे में भी कुछ अच्छा नहीं सोच सका। उनका कहना था कि मुझसे ये काम बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपनी भतीजी को अपने बेटे की पत्नी बना दिया। तुम दोनों की शादी करवाना शायद मेरी ज़िंदगी का बोझ उतारना है। हम दोनों अब एक दूसरे को मजबूत साबित कर चुके थे। मैं अब कोई सवाल नहीं थी, बस एक हकीकत थी। हम एक दूसरे को न सिर्फ चाहने वाले थे बल्कि पहचानने वाले भी। अमन ने मेरी तरफ देखा, जैसे वो सब कुछ कह रहा हो बिना कुछ कहे, और मैंने भी सीखा था कि सच्चाई के लिए चीखना नहीं पड़ता। जो सच होता है वो खुद बोलता है। खामोशी में जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं। वो खामोशी जो किसी कमज़ोरी की अदालत नहीं बल्कि सब्र की शिद्दत और अकेले इंसान पर मौजूद होती है, जो हमारे शरीर से निकलकर हमारी आत्मा तक पहुंचती है। हमने सब कुछ जीतकर भी कुछ नहीं मनाया, ना कोई जश्न, ना कोई खुशी बसे। खामोशी जो ताऊ जी को देखकर फीकी पड़ गई थी। ताऊ जी सब के बाद बहुत उदास हो गए थे। अमन की आंखें भी खाली थीं, मगर उन्होंने अपने पिता को सहारा दिया और कहा कि मैं आपके साथ हूँ। अब कभी हम लोगों को एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। अमन की आंखों में वो गहराई थी जो सिर्फ एक ऐसे इंसान में आती है जो जानता हो कि आज़ादी का मतलब सिर्फ कैद नहीं, बल्कि कैद से निकलना और खुद को कबूल करना है। और मैंने खुद को पहली बार पूरी तरह से पाया था। आज मैं अमन के साथ हूँ, उनके बराबर में खड़ी होती हूँ। मैं वो लड़की नहीं रही जिसे हुक्म सुनाया जाता था। अब मैं वो औरत हूँ जो फैसला लिखती है, अपने पति की ताकत बन चुकी है। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा समय रोते हुए सिसकते हुए गुजारा है, लेकिन अब जो समय चल रहा है वो सिर्फ हमेशा मोहब्बत और प्यार का है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।